हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह कक्षा 9th की सीबीएसई एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो हमारे केवीएस टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगाई हुई पुस्तक है दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्रेमचंद के दो बैलों की कथा, राहुल संकीर्तन लहासा की ओर, श्यामाचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, और जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद, और चपला देवी ने महावीर प्रसाद के समय में द्विवेदी युग में एक लेखिका थी चपला देवी। उन्होंने एक रचना लिखी थी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। हरिशंकर परशाई को हमने पढ़ लिया, प्रेमचंद के फटे जूते। आज का यह 7वां जो है लेसन है दोस्तों, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन। यदि आप इन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो निवेदन करूंगी फटाफट सारे वीडियो आप देख लें। आइए चलते हैं महादेवी वर्मा की तरफ और थोड़ा सा इनका पाठ परिचय देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन, जो इन्होंने जो है कि महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी सहेली थी। उनका क्या नाम था बता रहे हैं हम आपको। चलिए, आगे भी याद आता है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म यूजीसी नेट के कई बार पाठ्यक्रम में पूछा हुआ है, क्रम से लगाने के लिए छायावाद के कवियों का, तो ध्यान देंगे आप। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी, मतलब इलाहाबाद में, आज का इलाहाबाद फिर प्रयागराज हो गया। प्रयागराज महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर दोस्तों, यह जो है प्रयागराज में जो महिला विद्यापीठ थी उसी में ये अध्यापक थी, और फिर ये क्या हो गई, प्राचार्य हो गई, प्रिंसिपल हो गई, ठीक है। पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, और इनका ये विभूति समाज से 1987 में दुनिया से अलविदा हो गई। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। इनकी रचनाएं हैं, कई बार पूछा जाता है, निहार किसका है, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृतियों की रेखाएं, पथ के साथी में 12 कवियों का इन्होंने जिक्र किया है जो उस समय के कवि लोग थे। श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्यिक साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविकता स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सबको, गिल्लो उल्लो गिलहरी का आपने सुना होगा, ये लिखी है मेरा परिवार में, वही यहाँ बता रहे हैं, नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण चित्रात्मक है दोस्तों। और मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को, स्मृतियों को सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, और इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया और विद्यालय की सहपाठिनी छात्रावास के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है दोस्तों। ये जो है कि ये लेखिका बचपन में ही कविता पाठ करती थी, तो कवि सम्मेलन में जाती थी। एक बार इन्होंने एक चांदी का कटोरा मिला था इन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया था, जो आगे रचना में आप पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए और देखते हैं, हम आगे चलेंगे और देखेंगे मेरे बचपन मेरे दिन, ठीक।
मेरी बचपन मेरे दिन, यहीं से हम पढ़ने का कार्य करेंगे दोस्तों। सॉरी, एक पेज स्कैन नहीं हो पाया है, उसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट पेज पे। ध्यान दीजिए। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मैंने परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, लेखिका का, महादेवी वर्मा जी का, उस परिवार में 200 वर्ष, आप समझ सकते हैं कि 200 वर्ष में कोई लड़की उनके घर में पैदा नहीं हुई थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। देख लीजिए, मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। तो कभी कभी होता है ना कि सरस्वती जिह्वा पे होती हैं और जैसा व्यक्ति बोलता है वैसा हो भी जाता है। तो देखिए, विदुषी बनाने वाले थे कि लेखिका बन भी गई। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। आवश्यक चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दी। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्ट विथ गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। तो दोस्तों, यहाँ तक एक पेज छूट गया था। अब आगे चलिए, आप पढ़िए। भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों के एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब जो वहाँ पे खाना बनता बच्चों तक का। छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन यही सुभद्रा देवी थी, जो हमें याद नहीं आ रहा था दोस्तों। इनकी दोस्त थी, इनसे 2 साल आगे क्लास में पढ़ रही थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। वो भी पद कौन सा गा रहे थे ये आपसे पूछा जा सकता है। दे के पूछेंगे किस रचना में इसका उल्लेख है। ध्यान दीजिए। सवेरे ध्यान दीजिए। जाइए कृपा निधान पंछी बन बोले। ध्यान दीजिएगा, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैं डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबें की तलाशी ली। बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्ट वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, मतलब पेड़ का जो तना, मतलब वो कह सकते हैं तना तो नहीं, उसकी डाली नीचे थी, तो उस पर लोग बैठते थे। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। तब और लड़कियां खेलती थीं। तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। ध्यान दीजिए कौन सी पत्रिका थी, नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये सब पूछे जाएंगे।
उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध की अध्यक्षता होती थी, श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था तब हमारा नाम पुकारा जाए। बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। देखिए, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। आज के बच्चे एक भी पदक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा पारा नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और आओ दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाने मतलब उनके कहने का मतलब था और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। तो तुक मिलाते थे। ये जो है कि चैप्टर दोबारा हो गया है। ठीक है, आगे चलेंगे स्किप करके। चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला। अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा, अब याद रखिएगा इनकी दूसरी दोस्त कौन थी, जेबुन्निसा, हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और हम इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ समय या मतलब अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। ध्यान दीजिए, ये दूसरा पात्र आ रहा है, जीनत बेगम। जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों का प्रयोग कुछ करती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देखो, देसी कौआ मराठी बोल। बेजुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेलखंडी बोलती थी। कोई अंतर नहीं था और न हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था जो कि हम
जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी का दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी कोई भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हम हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई हमारी माँ को, वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बहुत सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनोहर रखती हूँ। नाम उन्होंने क्या रखा था? मनोहर। ठीक है। वहीं जब उनका नाम मनोहर रखती तो वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रखे। ठीक है, उनका वो क्या बने बड़े होके? वाइस चांसलर। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। मतलब देश विभाजित हो रहा था, खून खराबा हो रहा था। लेखिका जिस समय लिख रही हैं, जब वो पढ़ती थी तो समाज कैसा था, भविष्य में जब देश का विभाजन हुआ उसके बारे में उन्हें सोचकर चिंता हो रही। तो दोस्तों ये रहा महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन। उन्होंने अपनी अनुभूति को बताया। आपको कैसा लगा वीडियो व्याख्यान? यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों में जो भी टीजीटी पीजीटी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम पूरी रचना को पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से कोई काट छाट नहीं किया है, इसे शॉर्ट नहीं बनाया, ताकि 1-2 बार आप सुन लें, काम करते हुए भी सुन लें फटाफट। और हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।